और सेल का कुछ बात से बोला। आवाज साफ साफ आ रहा है तुम लोग को? आज आवाज का नेटवर्क के साथ कुछ प्रॉब्लम है, आवाज कट कट कर जा रहा है सबको। अभी तक ठीक है? इतना लेट आया जी, मार्च कहाँ था? ये से आ गए। हाँ, आवाज आ रहा है सबको साफ साफ ना? तो देखिए हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं, और सेल चैप्टर में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, है ना? एक चैप्टर का नाम क्या आपको सेल है, और हम लोग एनसीईआरटी बुक में अब आ गए हैं, और एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है ना पढ़ना शुरू कर रहे हैं जी। आपको है ना एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम बताना शुरू कर रहे थे, है ना? एक रुक जाइए तो बस 1 मिनट, बस एक लड़की को बताना भूल गए हम। एक मिनट रुक जाओ। चले बोले ना, हम लोग एनसीईआरटी बुक में सेल के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल थ्योरी देखा था, सेल थ्योरी ये सब बताना शुरू किए थे जी, ठीक है? और हमने कहा था आपको कि दुनिया में सेल पहले ही खोजा जा चुका था, और कुछ साइंटिस्ट ने सेल के बारे में बताना शुरू किया था, फीचर्स बताना शुरू किया था सेल के बारे में। कल हम बता रहे थे आपको एम सेल्डेन नाम के व्यक्ति ने, एम सेल्डेन और टी स्वान नाम के व्यक्ति ने, है ना, ये दोनों ने मिल करके लोगों को ये समझाया कि सेल कैसे आपको ऑर्गेनाइज करता है जी, ठीक है? हाउ सेल आपको फॉर्म। तो हम कल सेल थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो आपको इसमें हमने एक स्टेटमेंट बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल, कंपोज ऑफ सेल, है ना, कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। आपसे कोई पूछ देगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये क्या चीज के बने होते हैं? ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है जी, ठीक है? प्रोडक्ट का मतलब कि सर सेल के अंदर में बहुत कुछ होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ये हम कोई पर्सन मान लेते हैं सेल्स को, तो सर इस पर्सन में सेल तो होगा ना, और सेल के कुछ प्रोडक्ट भी होंगे सर। जैसे आप सब सेल में जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, कुछ सेल का टुकड़ा वगैरह सब भी हो सकता है सेल में। कुछ जैसे आप लोग कभी देखते हो ना, एक दीवार तैयार करते हैं, और दीवार में एक वॉल में एक ईटा जो है ना, आप उसको सेल मान लिए हो, तो सर क्या क्या ईटा से वो दीवार खड़ा हो जाएगा? नहीं ना, उसमें सीमेंट भी देते हैं ना जी। सीमेंट क्या करता है? सेल प्रोडक्ट का काम करता है जी, ठीक है? जैसे हम लोग इस लाइन का जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ईटा ये देख रहे हैं, दूसरा ईटा ये देख रहे हैं, तो एक ईटा को आप सेल मान लो, तो दो सेल के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है सर। इस सीमेंटिंग मटेरियल को हम लोग क्या नाम देते हैं सर? आपको प्रोडक्ट ऑफ द सेल के नाम से लाएंगे जी, प्रोडक्ट ऑफ सेल। कुछ जा रहा है जी बात में? ये तो हुआ लॉजिक वाला एग्जाम्पल, तो 10th क्लास प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है? तो आपको जूनियर क्लास का बच्चा सब पूछ देगा कि भाई हमको सेल थ्योरी पढ़ाया गया है, सेल थ्योरी में कहा जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने होते हैं, ठीक है? कट रहा है बात क्या कि साफ साफ जा रहा है? हेलो सर अच्छे से आवाज आ रहा है। अब अच्छे से आवाज आ रहा है, ठीक है। तो हम बोले थे क्या कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब ये कहेगा कि हम सेल के बने हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने हैं। तो तुम उसको ये वो पूछेगा ना तुमसे, जूनियर क्लास का बच्चा तुमसे पूछ रहा है कि भाई हम ठीक है, हम समझ रहे हैं कि सेल से बने, ये प्रोडक्ट ऑफ सेल क्या है? तो तुम उसको जवाब दोगे कि सेल के कुछ हिस्से होते हैं, सेल के कुछ रिमिनेंट होते हैं, या सेल के अंदर का कुछ पार्ट होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हुआ, ये सब प्रोडक्ट ऑफ सेल में गिना जाएगा।
यानी तो सर सेल का प्रोडक्ट, जैसे आपका हेयर, ये सेल का कुछ हिस्सा हुआ ना, प्रोडक्ट हुआ ना। हम लोग का तिच का ऊपरी हिस्सा, या नाखून देखते हो, या स्किन का ऊपरी त्वचा, या वैक्स, जब हम लोग कभी छूते नाक के ऊपरी हिस्सा को तो इसमें वैक्स जैसा फील होता है, ये सब प्रोडक्ट ऑफ द सेल है। वैसे आपके अंदर में भी बहुत ऐसे सामान होंगे जो सेल से द्वारा बनाए जाते हैं ताकि आप जिंदा रह सको। समझ में आया? जैसे आपका हड्डी वगैरह हुआ, कार्टिलेज वगैरह हुआ, है ना, टिश्यू वगैरह हुआ, ये सब सेल से तैयार होता है। तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द सेल के नाम से। वो बताएगा कुछ समझे नहीं आया आपका बात, तो उसको तुम समझाओगे। अगर आप एक दीवार को, है ना, एक बुक को आप सेल, एक ऑर्गेनिज्म मानते हो, उस बुक में हर एक पन्ना जो है, एक एक पन्ना जो, एक एक पेज जो है, उसको सेल मानती हो। तो उस बुक में जो आपको बम लगाया गया होगा सारे पेज को चिपकाने के लिए, या उस बुक में जो कवर लगाया गया होगा, या उस बुक में जो कुछ एक्सरसाइज सब दिया होगा, वो सब क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द सेल कहलाएगा। सेल के द्वारा तैयार किया गया है ताकि आपको ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर सके। या एक दीवार में जो सीमेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द सेल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको सपोर्ट किया है सर, सेल के द्वारा ही बनाया गया होगा किसी जमाने में, वो आगे जाकर के आपको क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है जी। ठीक है, बहुत तरह के एग्जाम्पल देके आप उसको समझा सकते हैं। कल हम समझाए थे कि सेल थ्योरी में कुछ बातें गड़बड़ी थी, उस गड़बड़ी को कौन दूर किया था? रुडोल्फ विर्चो नाम के व्यक्ति ने दूर किया था। रुडोल्फ विर्चो नाम का जो व्यक्ति था, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, वजाहत, है ना। तो हम बता रहे थे कि आपको कि जितने भी आपको प्रोडक्ट ऑफ द सेल होते हैं जी, ठीक है, मतलब कहना हम ये चाह रहे थे आप लोगों को कि दूसरा साइंटिस्ट आया था जिसने सेल थ्योरी को और मॉडिफाई किया था, जिसका नाम था आपको रुडोल्फ विर्चो था नाम, है ना, रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो ने आप लोगों को ये समझाया था कि भाई कि जितने भी सेल होते हैं ना, उसमें नया सेल कहाँ से आता है? न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल पुराने सेल से आते हैं जी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि नए सेल कहाँ से आते हैं? तो पुराने सेल से आते हैं जी। ठीक है, तो इस घटना से आपको अब जो कोई पूछेगा कि सेल थ्योरी किससे कहते हैं, तो सेल थ्योरी में दो स्टेटमेंट तुम लोग बोलोगे। फुल एनसीईआरटी बुक में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को ये बात में कुछ ज्यादा रिसर्च नहीं करना है। सेल थ्योरी जब फोटोग्राफ देखेगा, है ना, एक बार हम फोटोग्राफ आपको दिखा देते हैं, मतलब टॉपिक एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे आपको सेल थ्योरी के बारे में लिखा हुआ है, और यही दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ने थियोडोर स्वान और एम सेलेंडर ने मिलकर दिया था, और दूसरा स्टेटमेंट को रुडोल्फ विर्चो नाम के व्यक्ति ने दिया था 1855 में, जिनका कहना था कि नया सेल पुराने सेल से आते हैं जी। ठीक है, लॉजिक यही ना होगा, तुमको यही ना मन में आप पूछेगा कि नया ईटा कहाँ से आता है, तो इसमें एनसीईआरटी बुक कहता है कि पुराने आपको चीजों से आता है जी। ठीक है, पुराने ईटों से जब मरता है तो उससे नया ईटा बनता है, मतलब नया सेल बनता है पुराने सेल से जी। ठीक है, कल भी हम समझा दिए थे इस बात को, हो गया जी। सेल थ्योरी हम पढ़ा दिए, अब एक हार्ड वर्ड करते हैं इस पे जी। ठीक है, देखिए कभी कभी है ना अजीब अजीब क्वेश्चन सब दे देता है मेडिकल में, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी बुक से ही रहेगा। मान लेते हैं, है ना, सेल थ्योरी जो है ना एक जगह तुम और पढ़ेगा, जैसे हम एक शब्द का इस्तेमाल करें, जैसे तुम लोग एक शब्द सुनोगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बहुत जगह तुमको सुनने को मिलेगा, है ना जी। जैसे आप एटम में भी न्यूक्लियस सुनते हैं, मतलब केमिस्ट्री में भी आप लोग क्या सुनते हैं? न्यूक्लियस सुनते हैं, जिसमें आपको एटम का जो सबसे बीच का जो हिस्सा होता है, जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? है ना, न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना। बायोलॉजी में भी सुने हैं न्यूक्लियस। बायोलॉजी में न्यूक्लियस क्या होता है सर? सेल के अंदर का सबसे बीच का हिस्सा जहाँ डीएनए वगैरह सब पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। एक 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा कि सर क्लाउड बनाने के दौरान, क्लाउड जो बनता है ना, उस दौरान डस्ट जो होता है सर, डस्ट, है ना, डस्ट के चारों तरफ से वाटर का वेपर लग जाता है। कभी जो बादल बनते हुए देखते हैं ना हम लोग, बादल कैसे बनता है जी? हवा में जो डस्ट रहता है ना, डस्ट, उस डस्ट से, है ना, आपको वाटर का वेपर सब कलेक्ट हो जाता है सर। ये धीरे धीरे क्या होता है सर, आपको एक क्लाउड का शक्ल ले लेता है जी। ठीक है, डस्ट हम समझा रहे हैं हम क्या बनाता है, उस डस्ट पार्टिकल जिससे वाटर का वेपर सब अटैच हो जाता है सर, और वो आगे जाके क्लाउड बन जाता है, बादल बन जाता है। उस डस्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस के नाम से बुलाते हैं। तुमसे कोई पूछेगा बादल कैसे बनता है नेचुरली, तो तुम कहोगे सर जब वाटर वेपर ऊपर जाता है ना, तो हवा में मौजूद डस्ट के साथ आपको सट जाता है सर, और सट करके धीरे धीरे उसका डेंसिटी घना होने लगता है, ज्यादा पानी का लोड होने लगता है, वो ज्यादा भारी होने लगता है, और ज्यादा भारी होता है तो कहीं पे जाकर बरस जाता है। ठीक है जी, ऐसे ही बादल तैयार होता है जी। तुम लोग एक शब्द पे गौर करो, सब जगह न्यूक्लियस का स्पेलिंग सेम होता है जी। यहाँ भी न्यूक्लियस का वही स्पेलिंग है, यहाँ भी वही है, और यहाँ भी सर क्या आपको, है ना जी, यही आपको स्पेलिंग है जी। ठीक है, तीनों जगह न्यूक्लियस एक ही शब्द है, लेकिन तुम लोग सब जानते हो हर जगह डेफिनेशन बदल बदल के आ रहा है जी, है ना जी। क्लाउड बनाना रहता है तो वहाँ डस्ट से बनता है न्यूक्लियस, और यहाँ डीएनए आरएनए से बना है न्यूक्लियस, और यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है जी।
हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि सेल थ्योरी जो है ना, तुमको ज्योग्राफी में भी सुनना है। हालांकि आप लोग का ज्योग्राफी अब है नहीं सब्जेक्ट, फिर भी लेकिन एम्स जिस जमाने में था ना, अभी जैसा माहौल चल रहा है, हल्का हल्का नीट क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो एम्स बमक गया था पिछले साल 2020 में जो मेडिकल हुआ था। इतना इजी क्वेश्चन था, 720 बहुत लड़का ले आया था जी, ठीक है। तो एम्स बोला इतना इजी भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। एम्स बोला था कि मेरे यहाँ जो बच्चा थोड़ा सा माइंड शार्प टाइप का होना चाहिए, नहीं कि टॉपर आना चाहिए। टॉपर से मायने नहीं रखता, मतलब है कि आप अच्छा डॉक्टर बनते हैं ना, तो आपका दिमाग शार्प होना चाहिए, ये मायने रखता है जी। अगर आप ये काम करने में आगे हो गए तो आप अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं जी, ठीक है। अब वो है कि रट रट करके किसी से टॉप करना है, टॉप देखता है ना, 3 इडियट में दिखा है, टॉप करने के लिए पीछे पड़ा रहता है। तो टॉप करने वाला लड़का सबका वही से होता है जी, जो 3 इडियट में बताया गया है। आप ये सोचिए कि मेरा दिमाग कितना तेज है जी, ठीक है, तभी आप ज्यादा अच्छा सक्सेसफुल कहलाइएगा जी, ठीक है। तो एम्स चाहता है कि शार्प बच्चे मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो इसलिए लड़ाई चल रहा है अभी एनटीए समय। हालांकि माहौल ऐसा नहीं है कि अभी एम्स अलग होने चाहे। किसी साल आप लोग के टाइम में अगर एम्स अलग हो जाए नीट से, एनटीए से, तो आप लोग के लिए पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एम्स का फॉर्म भरने का जी, ठीक है। हालांकि अभी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही है, क्योंकि एनटीए के जरिए आपको एम्स का एग्जाम देना है। एनसीईआरटी के अलावा सब रहता है। हालांकि पहले भी एनसीईआरटी ही क्वेश्चन पूछता था एम्स, अच्छा क्वेश्चन सब पूछता था जी, ठीक है। तो मेरा कहना है कि एम्स जैसा क्वेश्चन सेट करता है ना कोई, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल थ्योरी कहाँ से रिलेटेड है, समझ आया। तो एक तो बच्चा का आंसर है कि सर सेल चैप्टर से रिलेटेड है, कुछ जा रहा है जी। सेल थ्योरी जो है ना, रिलेटेड विथ, अभी तैयारी हो रहा है जी आप मेडिकल लेवल का, रिलेटेड विथ है ना, सेल थ्योरी रिलेटेड विथ सेल चैप्टर या सेल एंड यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें कोई लड़की नहीं बोलेगी सब सही बताते हैं आप, है ना। लेकिन हम जब ज्योग्राफी के टीचर रहते हैं ना, तो हम बोलते हैं भाई नहीं, सेल थ्योरी टेम्परेचर से रिलेटेड है, बादल बारिश होने से रिलेटेड है जी, ठीक है। हमारे अर्थ पे है ना जी, समझने में जो टाइम लगे, हमारे अर्थ पे सर क्या होता है, हर जगह का रीजन अलग अलग होता है। इस रीजन में गर्मी ज्यादा पड़ता है, ट्रॉपिकल रीजन है ना जी। ज्योग्राफी में हल्का फुल्का पढ़े हुए ना सब आदमी। ये आपको क्या टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट ठंडा इलाका। ये पोल होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सब समझा है, हम ही समझ रहे हैं। तुम जान नहीं जोड़ा ये सब बात, तुम जान नहीं राफिया, आप ज्योग्राफी में ट्रॉपिकल रीजन। देखिए आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि जहाँ ठंडी ज्यादा पड़ता है सर, माहौल ऐसा होता है, अमेरिका जाओगी या इंग्लैंड जाओगी तो यहाँ ठंड खूब पड़ता है। अब भारत जैसे देश में साउथ की तरफ जाओगी, यहाँ गर्मी खूब पड़ता है, क्योंकि हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। अब तुम लोग खुद कॉमन सेंस लगा लिया होगा कि सर यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, यहाँ पॉजिटिव टेम्परेचर है। अब तुम जानते हो यहाँ से आपको ठंड हवा होगा ना, ठंडा हवा ना, कोल्ड हवा होगा ना, कोल्ड एयर होगा, यहाँ वार्म एयर होगा जी, ठीक है। तो सर हम सब जानते हैं कि ठंडा हवा किधर की ओर जाता है, गर्म हवा की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, वहां माइनस में टेम्परेचर है, तो वहां का ठंडा ठंडा हवा आपके देश में आएगा। इस वजह से आपके यहाँ दिसंबर में ठंडा पड़ता है। सेम टू सेम यहाँ का गर्म हवा वहां आपको जून जुलाई में पहुंचता है, इस वजह से वहां भी आपको लोगों को गर्मी महसूस होता है। ये चीज चलता रहता है जी, ठीक है। हम ठीक से बोलते हैं कि सर मूवमेंट ऑफ है ना जी एयर करंट है ना इन आवर प्लैनेट, हवा का जो मूवमेंट होता है हमारे प्लैनेट पे, इसको भी सेल थ्योरी कहते हैं। नाम सेम है पर डेफिनेशन अलग अलग है, दिमाग लग रहा है। मूवमेंट ऑफ एयर करंट है ना, या तुम कहोगे टेम्परेचर का फ्लो, मूवमेंट या टेम्परेचर का फ्लो है ना, वन ज्योग्राफिकल रीजन टू द अदर ज्योग्राफिकल रीजन। तुम समझ रहे हैं माज क्या बताना चाह रहे हैं। सेल थ्योरी तुम पढ़ चुके हो, अब हार्ड लेवल का तैयारी करोगे Yes, तो sir. तुमको कभी 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 ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि सेल थ्योरी रिलेटेड विद, तुम ढूंढ रहा ऑप्शन की सेल का ऑप्शन मिले, सेल ऑप्शन में मिल भी नहीं किया सेल ऑप्शन, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन होगा नन, तब तुम नन पे जाएगा। नहीं तो तीसरा ऑप्शन क्या दिया जाएगा कि टेम्परेचर की फ्लो है ना, वन ज्योग्राफिकल रीजन टू जियोग्राफिकल है ना जी, ज्योग्राफिकल रीजन टू है ना अदर ज्योग्राफिकल रीजन टू अदर ज्योग्राफिकल रीजन है ना जी। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको भी सेल थ्योरी मानेंगे। ये भी सेल थ्योरी है। तुमको अजीब लगेगा सर दोनों जगह स्पेलिंग सेम है लेकिन मुद्दा अलग अलग है जी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमको ये बस इतना ध्यान रखना है कि बहुत हार्ड लेवल का तैयारी करोगे तो कहीं सेल थ्योरी क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, सेल थ्योरी रिलेटेड विद, और आप ऑप्शन ढूंढ रहे क्या है ना, ऑप्शन ढूंढ रहे सेल वाला, ये नहीं दिया, जानबूझ के नहीं दिया कि देखना चाह रहा है कि आपका मतलब एम्स के आप सही ऑप्शन दे पाते कि नहीं। तो दूसरा ऑप्शन दे देगा है ना, सेल थ्योरी रिलेटेड विद टिश्यू, ये भाई टिश्यू से कोई रिलेटेड नहीं है इसका। दूसरा ऑप्शन दे देगा है ना रिलेटेड विद ह्यूमन फिजियोलॉजी, इससे भी कोई मतलब नहीं है, पर तुमको मन करेगा इसी टिक मार दे इसी समय से। तीसरा ऑप्शन दे देगा है ना ज्योग्राफिकल है ना पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, यही सही आंसर है, पैटर्न ऑफ टेम्परेचर। लेकिन बहुत हार्ड हो गया, ये सब यूपीएससी समय पूछता है। और चौथा ऑप्शन दे देगा है ना जी आपको ऑल ऑफ दीज है ना जी, या चौथा ऑप्शन हम आपको ऑकवर्ड से दे देते हैं रिलेटेड विथ ओनली प्लांट है ना, रिलेटेड विथ ओनली प्लांट से। ये तो गलत है ना, जबकि थियोडोर साहब क्या बोला था
सारे ऑर्गेनिज्म पर लागू होता है ना। ये तो होने से रहा। अब इस दोनों में भी सर नहीं बात मिल रहा है सर हमको कि सर कि सेल का बातें नहीं कर रहा है ये लोग, है ना जी। बात कौन कर रहा है, ये वाला। अब टिक मारना है तब इस पे टिक मारना है। हम बता दिए तो आपको ये बात अब याद हो जाना चाहिए। ये हार्ड लेवल का तैयारी हो रहा है और ऊपर से क्या तो छोड़ दो, ठीक है जी। सेल थ्योरी में दो बातें होती है, एक सेल थ्योरी सेल चैप्टर में, एक सेल थ्योरी है ना आपको ज्योग्राफी में, जहाँ पे टेम्परेचर के मूवमेंट को बताता है, जिस वजह से सीजन चेंज करते हैं। इस इलाका में गर्मी ठंडी क्यों पड़ता है, ड्यू टू द हवा के फ्लो के आधार पे सर। हवा जब फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस इलाके का ठंडी हवा या गर्म हवा एक दूसरी तरफ मूव करता है। ये मूव करने से सीजन या टेम्परेचर चेंज करता रहता है जी। हो गया जी, सेल थ्योरी हमने आपको पढ़ा दिया। अब आइए हम लोगों को सेल देखना है जी, ठीक है। आप लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे और सेल का एक ओवरव्यू लेना है। ओवर मतलब मोटा मोटा आपको जानकारी, जैसे आप कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपको कल के डेट में, है ना जी, कल के डेट में पटना जाना है और आप पहली बार पटना जाने के सोच रहे हैं, तो आप कभी नेट से सर्च करते हैं या किसी आदमी से पूछते हैं ना, भाई कैसा होता है पटना शहर, वहाँ के लोग सब कैसे होते हैं, वहाँ क्या कहाँ पे चीज क्या मिलेगा, एक ओवरव्यू ले लेते हैं ना कि हाँ आगे जाएंगे तो हमको ऐसा सब संभावना होगा। उसी तरह से आप जब सेल चैप्टर में घुसिएगा तो आपके मन में सवाल उठता होगा ना, सर सेल कैसा होता होगा, सेल क्या है हम देखे हुए हैं, सेल में क्या क्या मेन चीज मिलेगा, सेल कितने टाइप के होते हैं, इस सब तरह का जो सवाल मिलेगा उसी सवाल का जवाब हम लोग ढूंढ रहे हैं जी, ठीक है। सेल और इसका क्या होगा आपको एंड इट्स ओवरव्यू, है ना जी, ओवरव्यू ऑफ सेल। देखिए आपको एनसीईआरटी याद दिलाता है कि आप 9th क्लास में भी आपको सेल के बारे में देखी हुई हो। 9th क्लास का एनसीईआरटी में आपको कैसा सेल दिखाया गया होगा, प्याज के छिलके को लेकर के उसको है ना आपको माइक्रोस्कोप पे चिपका करके आपके टीचर दिखाएगा कि देखो प्याज के छिलके में सेल वॉल देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो, ऐसे करके। या चिक सेल मतलब दांत में जो चिक सेल है ना उसको खरोच करके उसका सेल निकाल करके आपको दिखाया होगा। चिक सेल सबसे बढ़िया सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया सबको देखने के लिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस देखना चाहती हो तो अपना चिक सेल को निकाल, कुछ नहीं, टूथपिक से अच्छे से खरोच के ना आपको पूरा लेयर निकालना रहता है, ठीक है। हल्का फल्का आपको दर्द होगा पर कोई खून नहीं निकलेगा। आप उसको निकाल करके स्लाइड पे रख करके देख सकते हैं। जिस दिन हम लोग प्रैक्टिकल ऑफलाइन हम लोग मिलेंगे ना तो हमको याद दिला देना सर हमको बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। तो हमको माइक्रोस्कोप है, हम दिखा देंगे आपको चिक सेल, ओनियन सेल, है ना जी, वटेवर टाइप का तुम्हारा विश होगा रिएक्शन मैंने आपको ये सब करवा के दिखा देंगे। अभी तुम लोग फील करो कि सर हम लोगों ने सेल को देखा है, कहाँ देखा है, तो प्याज के छिलका देखना। अभी प्याज का एक पतला सा परत उतारोगे ना, अभी प्याज अभी लो, उस प्याज का एक हल्का सा छिलका उतारो तो वो हल्का सा छिलका में हजारों हजार सेल होता है जी, ठीक है। कभी प्याज का देखा है इस तरह से छिलका लाएंगे ना प्याज ऐसे, अरे भाई प्याज का छिलका नहीं देखते हो उस तरह से, और उसमें तुमको ना बहुत सारे छोटे छोटे सेल दिखाई देंगे ऐसे करके। ये एक सेल होगा, ये दूसरा सेल होगा, ये तीसरा सेल होगा, ये चौथा सेल होगा, ऐसे करके बहुत सारे सेल होंगे सर। ये सब जो देख रहे हैं है ना, ये सब बहुत सारे सेल आपको इसमें दिखाई देगा जी, ठीक है। ये जो रीजन देख रहे हैं ये सब बहुत सारा सेल आपको दिखाई देता है सर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये सब सेल सब है जी, ठीक है। ये सब समझा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये सब तुम देख सकती हो माइक्रोस्कोप से, ऐसे नेकेड आई से सेल नहीं देख पाइएगा। और यही बात चिक सेल पे भी लागू होता है ना जी, चिक सेल पे भी आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। ये चिक सेल है और चिक सेल में भी तुमको यही सब चीज दिखाई देगा। ये प्लांट में ओनियन पिल है, ओनियन का प्याज का एक छिलका सा है जी, ठीक है। ओनियन पिल है, उसमें भी आपको क्या दिखाई देगा, सेल दिखाई देगा। अब देखो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो प्लांट में क्या देखते हैं, एक सेल के बाद आपको सेल वॉल मिलेगा। प्लांट में क्या देखते हैं हम लोग, उसमें आपको सेल वॉल दिखाई देता है सर। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, सेल वॉल, है ना जी। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें सबसे बाहर में क्या दिखाई देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हम लोग पहले भी डिस्कशन किए हुए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं जी, ठीक है। समझा रहा है जी हम क्या बोलना चाहिए। ये एक डिफरेंस हो गया प्लांट में और एनिमल में जी, ठीक है। मतलब इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर होता है किससे, इसके सेल वॉल से। प्लांट में तुम देखोगी सबसे पहले तुमको सेल वॉल मिलेगा। जैसे अभी आप मेरे यहाँ फोकस कीजिए ना, मेरे आसपास जो पेड़ सब है उस पेड़ को हम छूने जाएंगे ना, सेल वॉल छू के आ रहे हैं, लेकिन सर उसको जब खरोच के हटाइएगा तब अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगा। लेकिन आप अपने हिस्सा को, बॉडी पार्ट्स को छू रहे हैं तो आप अपने बॉडी पार्ट से कौन से हिस्सा छू रहे हैं, हम सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छू रहे हैं जी, ठीक है। तो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग में होता है, प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होता है जी, ठीक है। अब आगे बढ़ो इससे, ठीक है जी। गौर कीजिएगा, है ना जी, कि हम लोग ओवरव्यू ऑफ सेल ले रहे हैं, ठीक है। एक इमेजिन करो, एक बच्चा को हम अगर कह दें, एक 7-8 क्लास का बच्चा या 9th क्लास का बच्चा होगा, वो हमसे कह रहा है क्या कि भाई एक सेल का फोटोग्राफ बताइए तो कैसा दिखता है, तो हम उसको कहेंगे क्या, एक तालाब के किनारे चली जाओ, है ना जी। उस तालाब के किनारे, तालाब को अच्छे से गौर से देखो। मान लो ये एक तालाब है ना,
इस तालाब के किनारे में एक लड़का खड़ा है, हम करें कि इस तालाब को फील करो। उस तालाब को जब वो फील करेगा तो वो पूछना शुरू करेगा, भाई चलिए ठीक है हम आ गए। ये जो तालाब का जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता रहा है जी, है ना जी। एक नेचुरल तालाब है, एक नेचुरल पॉन्ड है, ये उसका क्या हो जाएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तुम लोग कहोगे नहीं सर, हम एक अच्छा तालाब के पास गए थे जहाँ पे चारों तरफ से रेलिंग लगा हुआ था, चारों तरफ से सीमेंट से रखा हुआ था, तो इसका मतलब वो सेल वॉल हो जाएगा, है ना जी। एक तालाब के चारों तरफ से घेरा लगा हुआ है, पत्थर से इसको अच्छे से बना दिया गया। जैसे आप उधर जाते हैं दरभंगा पोखर की तरफ, या देखिए कभी नगर निगम के जस्ट बगल में जो पोखर है उसको चारों तरफ से डेकोरेट कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये सेल वॉल हो जाता है। सेल वॉल एकदम फिक्स शेप देता है सर। सेल वॉल ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, एक कठोर स्ट्रक्चर होता है जो फिक्स करता है। तुम लोग फोटो देख के ही समझा देगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इरेगुलर होता है और सेल वॉल क्या होता है, परफेक्ट शार्प शेप होता है जैसा उसको होना चाहिए जी, ठीक है। कुछ भी सर आप प्लांट का सेल लीजिए तो सेल वॉल दिखाना ही पड़ेगा आपको, अगर आप एनिमल्स का सेल लेंगे तो सेल वॉल दिखाने की जरूरत नहीं है। हम कल बताए थे कि प्लांट सेल में एनिमल सेल में एक डिफरेंस क्या है, कि प्लांट के सेल के पास सेल वॉल होता है और एनिमल के सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है। चलिए छोड़िए उसको, डिस्कशन नहीं करते हैं। अब वो लड़की ये गौर करेगी, तालाब में हम देख रहे हैं तो बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है तालाब में, ये सब क्या एकदम फ्लूइड है, ये एक तरल पदार्थ है जी, ठीक है। और इस तरल पदार्थ को जब वो देखेगा, है ना जी, मतलब तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की ओर एंट्री मारोगी, मतलब छलांग लगा लिए प्लाज्मा के अंदर की तरफ, फील हो रहा है जी। और जिसको फील नहीं हो रहा तुम कच्चा अंडा को भी सोच सकते हो। कच्चा अंडा में जब देखते हो कभी फोड़े हो ना कच्चा अंडा को, तो उसमें देखिएगा उसके छिलका में एक पॉलीथीन जैसा लेयर रहता है, वो पॉलीथीन जैसा लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जी। और कच्चा अंडा में जो पानी जैसा जो चीज देखती हो, लिक्विड जैसा चीज रहता है, वो उसका क्या है सर, आपको साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ भी आप अंदर में जो इलाका देख रही हो, इसको क्या कहेंगे हम लोग, साइटोप्लाज्म के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। साइटोप्लाज्म, एक बच्चे को हम बताना चाह रहे हैं कि सेल कैसा हो सकता है, तो उसको शुरुआत की हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता करके, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब बता दिए तब हम उसको क्या बताना शुरू किए, तब हम उसको बताना शुरू किए कि, है ना, कि एक सेल वॉल क्या होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब अंदर की ओर जाएंगे तब हम लोगों को क्या मिलेगा, तब हम लोगों को साइटोप्लाज्म मिलेगा। साइटोप्लाज्म क्या है सर, एक फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर है जो घिरा होता है, किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। फिर से इंग्लिश सुनो, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर या दैट आपको प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम का परत सेल वॉल साइटोप्लाज्म को घेर के रखता है जी, ठीक है, जैसा भी हम बोले भी थे। और आपको बहुत तरह का एग्जांपल देकर हम समझा रहे हैं। एक गुब्बारा में पानी भर दो तो गुब्बारे का ऊपर का जो परत है ना प्लास्टिक, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगा, और उसके अंदर का जो पानी होगा ना वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जब आप सेल के अंदर देखते हो, लड़की देख रही है उस सेल को, वो कहेंगे सर क्या तालाब में है ना, हमको आपको एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक अजीब तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उबड़ा खाबड़ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। उस तालाब में उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उस तालाब में नाव कहीं पे होगा, है ना जी, नहीं अलग दिखेगा, उस तालाब के पानी से बिल्कुल अलग हुआ ना ये। उस तालाब में कहीं पे प्लास्टिक का थैला तैरता हुआ नजर आएगा, उसी तालाब में तुमको मछली कहीं पे दिखाई दे सकता है, उसी तालाब में कहीं पे पत्थर से अंदर में बैठा हुआ दिखाई दे सकता है, मतलब एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इनसाइड अ साइटोप्लाज्म ए डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर फाउंड, दैट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनेल, है ना जी। डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इस डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ऑर्गेनेल्स के नाम से बुलाएंगे इसे। ऑर्गेनेल्स का हिंदी मतलब अंग होता है जी, बॉडी पार्ट्स। जैसे अगर हमको तुम देख रही हो ना, ये मेरा शरीर हुआ, तो इसमें मेरे शरीर का एक पार्ट सब हुआ, ये सब पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेन कहेंगे ना, या ऑर्गेनेल्स बोल सकते हैं ना। उसी तरह से सेल के जो हिस्सा होते हैं सर, सेल के अंदर में बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ऑर्गेनेल्स के नाम से बुलाएंगे सर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार फिर से सोचो कि ऑर्गेनेल्स जो देखते हैं सर हम लोग, तो कुछ ऑर्गेनेल्स से पता ही नहीं चल रहा वो क्या है सर। मान लीजिए इस पे पॉलीथीन लगा दें तो पता चलेगा कि अंदर में क्या है। मान लीजिए पेन था, पेन ऐसे रहता था ना, देख के वो पेन है वहाँ पे, ये लड़की चिल्लाती नहीं, यहाँ पे पेन लगा, लेकिन इसमें पूरा पॉलीथीन लगा हुआ है, तो आप ना पहचान सकते कि अंदर में क्या होगा। मतलब तालाब में कुछ उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सर, पर उस उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर में सारे स्ट्रक्चर पे कवर लगा हुआ है जी। कवर लगा होने के कारण हम आप उसको नहीं देख पा रहे सर, उसमें है क्या, अंदर में है क्या। तो सर ऑर्गेनेल्स जो देखते हैं सर, कुछ ऐसे होते हैं सर कि जिसपे कवर लगा होता है। कवर लगा होने के कारण आप नेकेड आई से नहीं समझ पाते हो कि वो है क्या अंदर में, ज्यादा दिमाग में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, ये सब क्या कहलाएगा, ऑर्गेनेल्स कहलाएगा। ऑर्गेनेल्स का मतलब सेल के अंदर का पार्ट है ना, दैट पार्ट फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, जो कहाँ पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में पाया जा रहा है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब ये आप देख रही हो क्या कि ऑर्गेनेल्स पे भी क्या देखते हैं हम लोग, कवर देखते हैं सर, है ना। ऑर्गेनेल्स क्या होता है सर, कवर होता है सर। यहाँ पे पॉइंट बना रहे, ऑर्गेनेल्स जो देखते हैं हम लोग, ऑर्गेनेल्स आपको क्या होता है, आर कवर होते हैं सर। अब कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे भी जो कवर नहीं है, मतलब कोई लड़का देख के अरे वो तो जान रहे वो मछली है,
उस पर कोई कवर नहीं लगा हुआ है, या ऐसे कहो वो पेन पेन तैर रहा है, पेन है ना, ये पत्थर देख रहे हैं हम, ठीक है, ऐसा मतलब तुम कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे भी देखते हो जिसपे कोई कवर नहीं लगा होता है। तुम दिमाग लगा लिया होगा कि सर अगला स्टेप क्या बोलेंगे। कि दुनिया में सेल के अंदर में दो तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं, एक होता है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल, एक होता है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल। जा रहा है कुछ क्लास का। और एक होता है सर आपको नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेल कैसा हो सकता है देखने में, तो हम बता रहे हैं आपको सेल प्लांट का देख रही हो तो सेल वॉल दिखाई देगा, तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगा। और एनिमल का देख रही हो तो सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगा। और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अंदर घुसोगी ना अंदर, तो आपको साइटोप्लाज्म होगा, एक तरल पदार्थ का एक इलाका होगा। तरल पदार्थ का जो इलाका तो उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। पूरा को मिला के सर क्या कहते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या साइटोप्लाज्म में कुछ नहीं होता है? नहीं, हम कह रहे हैं बहुत कुछ होता है जी। साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे भी चीज होंगे जिसको तुम देख के समझ जाओगे कि कुछ अलग है। साइटोप्लाज्म नहीं हो सकता है। जैसे आप आपके घर में, आप अपने रूम में, जिस रूम में भी रह रही हो, उस रूम में आपके रूम में हवा के अलावा भी तो बहुत कुछ है। पलंग होगा, टेबल कुर्सी, बुक होगा, पेन होगा, बल्ब होगा, पंखा होगा, ये सब अलग है ना जी। बाहर से कोई आदमी देखेगा तो कह नहीं देगा कि इस रूम में बहुत कुछ है ना, हवा के अलावा। उस बहुत कुछ को क्या नाम दिए हम लोग? ऑर्गेनल दिए। और कुछ ऐसे भी चीजें जो अलमारी के अंदर बंद है। एक जो साइंटिस्ट है या बाहर का आदमी है, वो देख के बोला है कि अलमारी है इस रूम में, लेकिन अलमारी के अंदर में क्या हमको नहीं पता है ना जी। तो उस जो बंद चीज है, जो कवर्ड है, तो उसको तुम क्या नाम देगा? मेम्ब्रेन बॉन्डेड। जो एकदम साफ दिख रहा है कि वो पंखा है, जो कवर नहीं है, तो उसको क्या कहेगा? वो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड। आपको अगर बायोलॉजी में आइए तो बायोलॉजी में हम ये कहना चाह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर में ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, न्यूक्लियस, है ना, व्हाटएवर, डीएनए, है ना, कुछ बहुत सारे केमिकल होते हैं। उस सारे चीजों को हम लोग क्या कह देंगे? ऑर्गेनल्स कह देंगे। कुछ ऑर्गेनल्स को तुम देख पाता है, अरे भाई तो दिख रहा है हमको, ये क्या है। कुछ ऑर्गेनल्स को देख ही नहीं पा रहे अंदर तक मतलब उसके अंदर में क्या है पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनल्स जिसको तुम नहीं देख पाता अंदर तक, उसको हम लोग मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल कहते हैं। और किसी को हम लोग देख पाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, जा रहा है बात में। अब देखिए, अब आगे ट्रैक ले चुके हैं हम लोग और एक ओवरव्यू ऑफ सेल देखते हैं। तो सर सेल में क्या होता है, जितने भी सेल होंगे उसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबके पास होगा ही होगा, है ना। सेल है ना। सेल जो देखते हैं, सेल प्लांट सेल होता है एक, और एक एनिमल सेल होता है जी। प्लांट सेल आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना है, प्लांट सेल होगा, और एक क्या होगा सर आपको? एनिमल सेल होगा। एनिमल सेल होता है जी। मैंने दो तरह का सेल दिखा दिया, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल में तुम पहले क्या देखा कि सबसे आउटर लेयर देखते हैं, और उस आउटर लेयर का नाम क्या होगा सर? अनडेफिनेटली सेल वॉल ही बुलाएंगे हम लोग। बताइएगा सर आगे जाके कि सेल वॉल कैसा होता है, क्या करता है, ये सब अभी तुम बस नाम सुना है, फिर आगे जाके हम तुमको काम बताएंगे कि सेल वॉल कैसा दिखता है, कैसे काम करता है। इनसाइड द सेल वॉल आपको पैटर्न, एक पैटर्न के फॉर्म में आपको दिखाई देगा सर। इस पैटर्न को हम लोग क्या नाम देंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, इस पैटर्न का नाम क्या हो जाएगा आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर प्लाज्मा ही मेम्ब्रेन क्यों बुला रहे हैं आप? कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते। देखो, इसका हिंदी निकालोगे ना तो तुम खुद डाउट हटा दोगी, है ना। मेम्ब्रेन का जब भी मतलब आएगा इसका तो कवर होता है जी, कवर। वो शुद्ध हिंदी मत कोई लड़का बोले ना, झिल्ली होता है, झिल्ली, है ना। एक हिंदी में पढ़िएगा तो उसमें झिल्ली बोला जाता है इसको। तो झिल्ली क्यों बोलेंगे हम, कवर क्यों नहीं बोलेंगे, है ना जी। मेम्ब्रेन का मतलब होता है कवर, है ना जी। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों है, क्योंकि देखिए सर साइटोप्लाज्म जो होता है ना, सेल के अंदर में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर घुसती हो ना आप, तो इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का स्टेट आप लोग जब मैटर पढ़ते हैं तो मैटर में आपको 3 स्टेट पढ़ाएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन तब तुमको टीचर वहां भी बोला होगा कि नहीं 5 स्टेट होता है। एक होता है प्लाज्मा स्टेट, एक होता है सुपर कूल्ड स्टेट होता है जी। ठीक है, तो हम लोग किस स्टेट को पढ़ रहे हैं? प्लाज्मा स्टेट। तुम लोग सुना होगा नाम प्लाज्मा। प्लाज्मा कभी देखा है तुम लोग? देखा होगा, जो फ्लो कर सकता हो, जैसे टूथपेस्ट आपका देखिएगा, कभी देखिए एकदम चिपचिपा होगा, फ्लो कर सकता है। या चाशनी वगैरह बनाती है, सब फ्लो करना, ना ज्यादा सॉलिड ना ज्यादा लिक्विड, है ना जी, दोनों के बीच का स्टेट, है ना जी। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्लाज्मा स्टेट कहेंगे। तो सर हम लोग का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो प्लाज्मा होता है। कहोगे फील नहीं हो रहा है सर आपकी बात से, तो तुम कहोगे हम तुमको एग्जाम्पल कच्चा अंडा को फोड़ के देखो। तो कच्चा अंडा में जो पानी देखते हो ना, पानी क्या रहता है? मोटा रहता है ना, चिपचिपा रहता है ना, अच्छा सा आपको म्यूकस जैसा रहता है। तो उसको तुम क्या मानेगा? प्लाज्मा मानेगा। तो प्लाज्मा को जो कवर करता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना जी। देखो ना, ये प्लाज्मा होगा ना, क्या समझा दिए? समझ में आया? साइटोप्लाज्म क्या है? प्लाज्मा स्टेट में है। चूंकि प्लाज्मा को कवर कर रहा है ये, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम पड़ गया। तुमका ऐसा कोई और नाम? क्योंकि ये सेल का भी कवर होगा ना, ये सेल का सबसे जरूरी हिस्सा है जो सेल को कवर करके देता है। इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बुला सकते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी बुला सकते हैं। अब प्लांट सेल में बात कीजिएगा तो सीधे सेल मेम्ब्रेन मिलेगा इसमें, या प्लाज्मा ही मेम्ब्रेन मिलेगा।
सेल मेम्ब्रेन ही कह सकते हैं आप इसको, और या नहीं तो सर आप क्या कह सकते हैं इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बुला सकते हैं जी, ठीक है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेल के अंदर में जब घुसेंगे सर तो ये इलाका क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। सर आगे बताइएगा ना साइटोप्लाज्म में क्या क्या सब होगा, यस बिल्कुल बताएंगे हम आपको। बट अभी आप लोग ये देखिए कि साइटोप्लाज्म के अंदर में एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है, दैट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑर्गेनेल्स। उस डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं हम लोग, ऑर्गेनेल्स के नाम से लाते। चलिए अब ऑर्गेनेल्स का नाम से बोलिएगा, ठीक है। रुक जाओ, पहले ऑर्गेनेल का नाम बोलने से पहले ऑर्गेनेल्स का टाइप सब सुन लेते हैं। ऑर्गेनेल्स जो देखते हैं, ऑर्गेनेल्स क्या होता है, सेल के अंदर का एक पार्ट होता है जी, ठीक है। अब ये ऑर्गेनेल जब तुम लोग देखती हो है ना जी, तो ऑर्गेनेल्स में तुमको एक खासियत क्या दिखाई देता है कि किसी किसी ऑर्गेनेल को हम लोग नहीं देख पाते अंदर तक सर, घर के अंदर तक। मान लो कोई आदमी का ऐसा घर बनाया है, इतना पर्दा लगाया हुआ, इतना कवर लगा हुआ है कि तुम अंदर तक घुसी देख ही नहीं पा रही हो नॉर्मली। आज क्योंकि आदमी एकदम खुला घर है, एकदम चारों तरफ से उसके घर में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। अच्छा खराब को ना भाई, अच्छा तो वही ना होगा जिसको कवर लगा हो। खुद कॉमन सेंस लगाना, जितना कवर है उतना राज बना रहेगा ना तो सब कुछ दिखेगा, तो बाहर से चोर कभी भी घुस करके उसको पूरा चोरी चारी करके ले जा सकता है जी, ठीक है। तो ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं जी, ठीक है। डेफिनेशन याद करना जरूरी नहीं है, इसलिए हम ओरली बोल रहे हैं, लिखना रहता है हम लिख देते हैं। ऑर्गेनेल्स जो देखते हैं है ना जी, ऑर्गेनेल्स जो देखती हो ये आपको दो तरह का होता है। एक होता है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, एक क्या होता है सर आपको मेम्ब्रेन नॉन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, मतलब मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन का मतलब समझ रहे ना, कवर होता है। अभी हम 12 बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन का होता है कवर, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। और एक क्या होता है सर आपको नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। दो तरह का ऑर्गेनेल होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, और एक क्या होता है सर आपको नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, ठीक है जी। ये आपको याद रखना है, एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल होगा और एक क्या होगा सर आपको नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेगा जी, ठीक है। और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल किसे कहते हैं, जिसपे कवर लगा हो सर, एक कवर चलो ठीक है, दो कवर हाँ चलो ठीक है, मिनिमम एक कवर होगा, मैक्सिमम दो कवर होगा। हाँ कुछ एक्सेप्शन है जिसमें तीन कवर भी होता है जी, लेकिन आपको ज्यादातर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं डबल लेयर होता है जी। ठेठ भाषा में समझाना रहेगा तो आप जैसे मार्केट गई हो, मार्केट में तुम आपको कुछ खरीदी हो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप मार्केट में चावल खरीदी हो, तो सर दुकानदार से तुम कह रहे हो कि पॉलीथीन दीजिए, तुम कह रहे हो कि भाई एक पॉलीथीन नहीं दीजिएगा, दो पॉलीथीन दीजिए, ज्यादा मजबूती होगा। वही बात यहाँ पे भी है कि डबल पॉलीथीन लगा, आप पॉलीथीन लगा के लेके आइए सामान, और ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन नहीं है, ब्लैक पॉलीथीन है, तो कोई आदमी गेस ही ना कर पाएगा कि क्या हो सकता है, तो एग्जैक्ट ना बता पाएगा कि भाई है क्या। वही बात यहाँ पे भी है, जितना कवर लगा रहेगा पहचानना उतना मुश्किल हो जाता है जी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेल का अपना सामान तो सुरक्षित रखा ना सर, कितना झटका लगेगा तो अंदर तक झटका नहीं पहुंचेगा जी। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल का एग्जांपल दे दे क्या, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल का एग्जांपल सुनोगी। एंडोप्लाज्मिक हाँ हाँ जोरा लेफ्ट कर रही है, क्या हुआ आवाज कट रहा है, कौन बोल रहे हो, अरे क्या बोल रहे वजाहत। हाँ आवाज जा रहा है सबको, यस सर आ रहा है। हाँ तो म्यूट करो, तुम्हारा आवाज नहीं अच्छा से आ रहा है। चले सना, और तुमको समझ में आ रहा है। सर 3 मिनट बचा हुआ है। हाँ तो 3 मिनट रुक जाना, अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोले आगे। हम लोग बता रहे थे कि आपको मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल में नाम से सुनने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना जी। और आपको क्या होगा सर, आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नाम सुनने को मिलेगा। सुन रहे हो ना जी माज क्या बोल रहे हैं। उसके बाद हाँ जी कुछ दिन में हम लोग टेस्ट लेना, हाँ कुछ दिन में टेस्ट सब लेना शुरू करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सब लेंगे, क्वेश्चन सब भेजेंगे घर से बना के लाने के लिए, मतलब घर पे ही। और दूसरा होगा नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड का एग्जांपल क्या है, राइबोसोम है। अभी रट्टा मारो राइबोसोम शब्द पे, हम आगे चर्चा करेंगे राइबोसोम पे, है ना जी। अभी आज के लिए इतना मतलब समझना है आपको, अभी पढ़ेंगे, अभी क्लास इन नहीं हुआ है। अब एक बार गौर कीजिएगा सब लड़का, ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को कंट्रोल कौन करता है, या हमारे सेल को कौन कंट्रोल करता है। जैसे अभी आप अपने घर में आपके मम्मी पापा आपको कंट्रोल करते हैं ना,
उसी तरह से आपके शरीर में जो सेल है, तो सेल में कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जो हम लोगों को कंट्रोल करता है जी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ देगा सेल में ऐसा क्या है जो हम लोगों को कंट्रोल करता है जी, ठीक है, तो हम जवाब दे रहे हैं डीएनए। डीएनए है जो हम लोगों को कंट्रोल करता है सर, ठीक है जी। डीएनए क्या है सर? एक तरह का केमिकल है जो केमिकल हम लोगों को कंट्रोल करता है सर, ठीक है जी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए है ना, जस्ट आपको सिचुएशन दीजिए कि आपके घर में एक ऐसा, या आप अपने स्कूल में हो, ठीक है, इमेजिनेशन करो, और स्कूल में ये है कि सर मॉनिटर है एक, है ना जी, वो मॉनिटर पूरे क्लास को कंट्रोल कर रहा है जी, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और उस मॉनिटर ने पूरा बैच उच लगा लिया है ऐसा कि सब मॉनिटर है। अब आप बाहर से कोई लड़का, जैसे हम उस क्लास में क्लास के बगल से गुजरे हैं, हमको वो लड़का दिख गया है ना, वो लड़का बैच उच लगाया हुआ था, देख लिए कि अरे यही तो मॉनिटर है ना जी। एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि सर एक लड़का मॉनिटर ऐसा है जो अपना चेला चपाटा चेला जितना भी है अपना चेला चपाटी को चारों तरफ से रखे हुआ है, बोला कि हमको घेर के रखना है, हमको बचा के रखो, किसी को देखने मत देना हमको, नहीं तो हम दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। या ठेठ बात से समझो, किसी किसी सेल में क्या होता है, डीएनए साफ साफ दिखता रहता है सर, है ना। सेल में डीएनए है और डीएनए पे कोई कवर नहीं लगा है सर, जबकि कुछ कुछ सेल में क्या देखोगे कि डीएनए है सर, डीएनए पे कवर लगा हुआ है सर, डीएनए पे कवर लगे होने के कारण आप उसको नहीं देख पाए। तो आप समझ रहे होंगे कि आपको नया पॉइंट आ रहा है कि आप सेल में क्या देख रहे हो, एक डीएनए देख रहे हो जो सेल को कंट्रोल कर रहा है जी, ठीक है। और जब सेल को कंट्रोल कर रहा था सर, उसमें एक देख रहे थे, एक डीएनए ऐसा है सर जिसपे कोई कवर नहीं लगा हुआ है सर, इसको नेकेड आई से भी तुम देख सकते हो, वो डीएनए ऐसे करके बोल सकती हो, है ना जी। और एक डीएनए क्या है सर आपको, जिसपे कवर लगा हुआ है सर, है ना जी। अब कवर लगा हुआ है तो आप इसको देख नहीं सकते हो, हाँ फिर फील करते हो कि हाँ भाई डीएनए है तो मतलब डीएनए होगा ही होगा। ऐसा सेल जिसमें डीएनए नेकेड रहता हो सर, जिसपे कोई कवर नहीं लगता हो, ऐसे सेल को तुम प्रोकार्योटिक सेल बुलाते हो। प्रोकार्योटिक सेल, पुराने जमाने का न्यूक्लियस। प्रो माने पुराना होता है और कार्योटिक माने होता है सर आपको न्यूक्लियस होता है, प्रोकार्योटिक सेल के नाम से बुलाते हैं। ऐसा सेल जिसपे तुम क्या देखते हो, न्यूक्लियस का कवर देखते हो जी, ठीक है, मतलब इसपे कवर है सर, तो ऐसे सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, यूकार्योटिक सेल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, यूकार्योटिक सेल के नाम से बुलाते हैं जी। दुनिया में दो तरह के सेल होते हैं सर, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रहने और न रहने के आधार पे। न्यूक्लियस को जो कवर करता है उसको क्या नाम दोगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपके घर को जो कवर देते हैं, घर का कवर कहते हैं ना, या आपको कभी टीवी कवर कहते हैं ना, इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसी तरह से आप यहाँ देख रहे हो क्या कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रहने या न रहने के आधार पे आपको दो तरह का सेल दिखाई देता है। एक सेल का नाम क्या है सर आपको, एक सेल का नाम है सर आपको प्रोकार्योटिक सेल, और दूसरा सेल का नाम क्या है सर आपको, यूकार्योटिक सेल, है ना जी। एक दो तरह का सेल होता है, एक प्रोकार्योटिक सेल होता है, एक क्या होता है सर आपको, यूकार्योटिक सेल होता है जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो दुनिया में दो तरह के सेल होते हैं, एक प्रोकार्योटिक सेल होगा और एक क्या होगा सर आपको, यूकार्योटिक सेल होगा जी। अब मुद्दा ये उठता है कि सर प्रोकार्योटिक किसे कहते हैं और यूकार्योटिक किसे कहते हैं। प्रोकार्योटिक कहने का मतलब कि ऐसा सेल जिसका जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए नेकेड हो सर, कवर नहीं लगा हो सर, तो ऐसे सेल को तुम क्या नाम दोगी, प्रोकार्योटिक सेल। दैट सेल हैविंग डीएनए कवर विथ न्यूक्लियस नोन एज यूकार्योटिक सेल। अच्छा कौन है सर, ये वाला। कैसे सर, यू का मतलब ट्रू होता है जी, सच्चा। कार्योटिक माने होता है न्यूक्लियस। आपसे कोई ये भी पूछ सकता है यूकार्योटिक का नाम क्यों, मतलब इसका क्या मतलब है। यू का मतलब आप ट्रू कहिएगा, कार्योटिक का मतलब क्या कहिएगा, न्यूक्लियस कहिएगा जी, ठीक है। ये तो समझे सर, लेकिन फिर आगे हमको ये क्या बताना पड़ेगा, प्रोकार्योटिक के बारे में कोई पूछा तो क्या जवाब देंगे, तो तुम ये जवाब देगा कि प्रोकार्योटिक किसे कहते हैं जी, है ना। रुक गया क्या, मेरे मोबाइल में रुक रुक क्या आ रहा है, ठीक है आवाज। तो देखिए हम बताना चाह रहे थे कि आपको कि प्रोकार्योटिक सेल जो देखते हैं जी, ठीक है, प्रोकार्योटिक सेल और एक होता है कि आपको यूकार्योटिक सेल होता है जी। प्रोकार्योटिक सेल किसे कहते हैं, तो प्रोकार्योटिक सेल उसे कहते हैं जिसमें क्या देखते हैं, जेनेटिक मटेरियल कवर नहीं हो सर। अब तुम लोग जस्ट इमेजिन करो, है ना जी, कि अगर हम बाजार में आप लोगों को सामान लाने के लिए भेज दें, अब कहते कि भाई तुम सामान लेकर चावल लेके आना, 1 kg चावल, कच्चा चावल लेके आना है ना, और आपको ऐसे लाना है कि उस पर कवर नहीं दिया जाए, आपको है ना दुकानदार हाथ में रख दिया जाए। तुम साफ जानते हो और हाथ में चावल लेके आओगे तो सब देखेगा कि भाई क्या लेके जा रहा है, और दूसरी की बात गिरेगा भी जरूर, मतलब कंट्रोल से आपको नहीं रहेगा, मतलब कंट्रोल में नहीं रहेगा। और दूसरा है कि अगर आप उसी को पॉलीथीन में पैक करके लाते तो कोई देखता भी नहीं और कंट्रोल में भी रहेगा सर, गिरने का चांसेस भी क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ वही बात हो जाता है। बैक्टीरिया में प्रोकार्योटिक सेल का एग्जाम्पल कौन आता है, बैक्टीरिया। इसमें तुम क्या देखती हो, डीएनए इसका सर क्या होता है, नेकेड होता है सर, नेकेड होने का पूरा सेल में फैल जाएगा सर, ये पूरा सेल में ऐसे करके फैल जाएगा। अब ना एक और बात इमेजिन करो
तो किसी स्कूल में तुमने एडमिशन कराया, उस स्कूल में है ना आपको 10 क्लास है और 10 क्लास में से 9 क्लास में प्रिंसिपल घुसा रहता है, प्रिंसिपल का अपना वर्चस्व है, मतलब किसी क्लास में घुसने नहीं दे रहा, अपना ही ऑफिस बनाया हुआ है। तो क्लास कभी टिकेगा, क्लास कभी चलेगा, जिसमें स्कूल में 110 को कमरा है, 10 में से 9 को कमरा में प्रिंसिपल अपना चैम्बर बनाया हुआ है जी, ठीक है। मतलब डीएनए क्या है, कंट्रोल करता है, पर ये डीएनए पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है सर, पूरा साइटोप्लाज्म में फैला, तो बहुत घटिया किस्म का डीएनए हुआ ना, इसको तुम क्या कहेगा, प्रोकार्योटिक कहेगा सर। बहुत दिक्कत हुआ होगा न्यूक्लियस के डीएनए के अलावा काम करने में, मैंने साइटोप्लाज्म है ना उसमें काम सब होता है ना, तब ना आप जिंदा रहते हो, तो सर यहाँ काम करने में दिक्कत हुआ होगा। पर इस केस में क्या देखते, डीएनए को समेट के एक जगह रख दिया गया सर, ऐसे जगह रख दिया सर कि इसको काम करने में दिक्कत ना हो सर। डीएनए अपने जगह पे है, प्रिंसिपल का चैम्बर एक छोटा सा बना दिया गया जहाँ पे प्रिंसिपल सारा क्लास को कंट्रोल कर रहा है और सारे इलाके में अच्छे से काम हो रहा है जी, ठीक है। तो बेहतर कौन है सर, जिसमें न्यूक्लियस कवर हो जी। आप इसी को जब पढ़ोगे ना एनसीईआरटी बुक में, तो ये तुमको समझाएगा प्रोकार्योटिक सेल में डीएनए थ्रू आउट द सेल होते हैं, नेकेड होते हैं, और यूकार्योटिक सेल में डीएनए पे एक कवर लगा होता है, उस कवर को क्या नाम दिए थे हम लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखा, मेम्ब्रेन का हिंदी निकाल लोगे ना तो ये तुमको हार्ड नहीं लगेगा, न्यूक्लियस को कवर करने वाला को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से बुलाते हैं सर। ऐसे सेल को यूकार्योटिक सेल कहते हैं। इसी में एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि देखिए प्रिंसिपल कभी जो अपना चैम्बर बनाएगा तो क्या हवा में खड़े खड़े रहेगा, कुछ कॉमन सेंस लगाओ कि कोई प्रिंसिपल है और वो उसका चैम्बर बना के तुम दिया, उस चैम्बर में वो क्या खड़े रहेगा, वो ऐसे खड़े का सारा काम करेगा, उसको चेयर दोगे ना तो चेयर में बैठ के ना सारा काम करेगा। उसी तरह से जब यूकार्योटिक सेल को तुम देखेगा ना, तो यूकार्योटिक सेल में है ना, ये सेल हुआ यूकार्योटिक सेल हुआ, इसमें हम लोग न्यूक्लियस देख रहे थे, और न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम होता है जी। क्रोमोसोम आप सब जानती हो, क्रोमोसोम इसी चैप्टर में आपको चैप्टर के लास्ट पेज में क्रोमोसोम का फोटोग्राफ बनाया है। इसी क्रोमोसोम पे डीएनए रहता है सर। क्रोमोसोम एक घर है, जिस घर के ऊपर में कौन बैठा हुआ है, डीएनए। मतलब क्रोमोसोम को जब जूम करके देखोगे इसी पे तुमको क्या दिखाई देगा, डीएनए दिखाई देगा। लग रहा है दिमाग। हम आज आपको क्या पढ़ाएं, 2 तरह का सेल पढ़ाएं जी। कल जब मिलेंगे तो यूकार्योटिक सेल और प्रोकार्योटिक सेल में डिफरेंस ढूंढेंगे। पेज हम शेयर कर देते हैं, जिस पेज में हम ये सब बात लिखे हुए, एक हम उसको मार्क्स को शेयर किए हुए हैं। बाकी आप नए स्टूडेंट है उसको हम एक शेयर कर देंगे, यूकार्योटिक सेल किसे कहते हैं और प्रोकार्योटिक सेल किसे कहते हैं जी, ठीक है। रहने दो यहीं तक, ठीक है। कल देखते हैं।